Hello students, I welcome you in this e-class on the topic metal-ligand bonding in transition metal complexes. So in the past lecture, we went through valence bond theory and we also saw its shortcomings. So we would like to revise first something about some limitations about valence bond theory. You see, valence bond theory it reigned for a period of 2 decades in the field of coordination chemistry because of its simplicity and ease in explaining the structural and magnetic properties. And it could adequately explain the low spin square planar, high spin tetrahedral, and both low and high spin octahedral complexes. But with the progress of time, some shortcomings were noticed with this valence bond theory and now it is completely abundant. देखिए today we will focus on crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्चुअली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके साथ साथ ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, है ना। लेकिन हुआ ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री है और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वह काफ़ी सक्सेसफुल प्रतीत हो रही थी ना, क्योंकि इस थ्योरी में जो सिज्विक का जो वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट के आधार पे क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से इस थ्योरी को विकसित किया गया था। अब चूंकि जो सिज्विक का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट था उस समय के केमिस्ट के द्वारा इट वाज एक्सेप्टेड लार्जली, तो और ये भी है बात, ये फैक्ट भी है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को बहुत ही इजी, है ना, इजी वे में और समझाने योग्य जो है समझा गया। तो दूसरी तरफ देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स माना जाता है, तो जिनमें कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल है उसको कैटायन के रूप में और लिगेंड को एनायन के रूप में कल्पना की जाती है ना, जबकि वास्तव में कॉम्प्लेक्सेस जो हैं सिंपल कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो प्रारंभ में तो करीब 2 डिकेड्स तक, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकी, है ना। और फिर भी जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शॉर्टकमिंग्स सामने आती गई ना। तो जैसे कि आई विल कम अक्रॉस these disadvantages of valence bond theory कि it fails to predict whether a four coordinate complex will be tetrahedral or square planar and whether an octahedral complex will be low spin और high spin, ठीक है ना। तो 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेन होगा ये नहीं समझा सका, ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा हाई स्पिन होगा, तो इसमें जो है लिगेंड को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। और इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश सर्टेन ज्योमेट्रीज लाइक टेट्रागोनल एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ना। तो जब डिस्टॉर्शन आ जाता है ज्योमेट्री में तो इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इट कम्प्लीटली नेग्लेक्ट्स एक्साइटेड स्टेट इन अ कॉम्प्लेक्स एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स का जो एक बहुत ही विशिष्ट गुण है ना, कि दे एग्जिबिट कलर एंड दे शो स्पेक्ट्रल बिहेवियर, वो इसमें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। फोर्थ शॉर्टकमिंग वाज दैट इट डजंट हैव स्कोप फॉर क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। Then the fifth was that it does not adequately explain the magnetic data beyond specifying the number of unpaired electrons. मतलब ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इसमें वी कुड कैलकुलेट, लेकिन उसके आगे हम जो है किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, है। एंड द लास्ट वाज कि टू मच स्ट्रेस वाज गिवन ऑन द मेटल आयन व्हाइल इम्पोर्टेंस ऑफ लिगेंड वाज नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शॉर्टकमिंग सामने आती गई तो जो है उसके बाद इसको रिजेक्ट किया जाने लगा और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो 50s में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्थान लेने लगी।
ठीक है, तो 1929 में देखिए, इसकी नींव तो 1929 में पड़ गई थी, जब बैथे ही अंडरटुक द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग एनायन ऑन एन आइसोलेटेड केटायन व्हेन प्लेस्ड इन द लैटिस ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। ओके, तो जैसे कि अपन पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, तो in particular he was interested in what happened to the energy level of the free cation when it was placed in the anionic electrostatic fields existing within the crystal, है ना, मतलब क्रिस्टल फील्ड, इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड। तो as we know that energy level of a free ion, they are degenerate, they are of same energy। अब जब किसी फ्री आयन को क्रिस्टल फील्ड में रख दिया जाए तो उसकी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी को क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा है। और सेकंड क्वेश्चन था कि डू द डिफरेंट लेवल स्टिल रिमेन डीजेनरेट व्हेन द डीजेनरेसी इज लिफ्टेड, व्हेन द लिगेंड्स वर रिमूव्ड। तो Bathe showed that in some cases the free ion degeneracy was retained and in some others it was lost. No. So the main factors being geometry of the crystal and shape of orbital. तो हम आज जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और ज्योमेट्री इस पे फोकस करेंगे। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इन 1931 गैरिक जो है ही थियोरेटिकली कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कैलकुलेशन इसी एजम्पशन पे बेस्ड थे कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो इट वाज कंप्लीटली आयनिक, एंड सरप्राइजिंगली द रिजल्ट्स सो कैलकुलेटेड वर फाउंड टू बी in very good agreement with the experimental value. So it appeared that the complexes had permitted to be treated like ionic compounds. Now, so if this is so, Bathe's work was it should have been applicable to the complexes also. So the effect of crystal field generated by the surrounding ligands on the degeneracy of metal d orbital was then studied, and detailed calculation for different geometries were made to account for the different features of coordination compounds। ठीक है ना, तो मतलब मेटल डी ऑर्बिटल के डीजेनरेसी पे सराउंडिंग लिगेंड्स का क्या इफेक्ट रहेगा, है ना, दिस वाज एक्सप्लेन्ड इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है it enjoyed good status for interpretation of the behavior of coordination compound, but in view of the shortcomings discussed here, the ability of the crystal field theory to explain many of them very well, the valence bond approach was replaced by crystal field theory in 1950s। ठीक है ना, तो क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शॉर्टकमिंग्स को जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वह एक्सप्लेन करने में समर्थ था, इसलिए धीरे धीरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्थान क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ले लिया। ठीक है, अब जो है crystal field theory, you look at this slide, it was proposed by Bathe in 29 to describe the bonding in coordination complexes and to rationalize and predict some important properties of coordination complexes जैसे कि कलर, मैग्नेटिज्म एट्सेट्रा, जो कि वीबीटी के द्वारा नहीं समझाए जा सके थे। एंड this model was based on purely interaction between the ligands and the metal ions in the complexes with various geometries like octahedral, tetrahedral, square planar, etc. And then subsequent modifications were proposed by Van Vleck in 1935 to allow for some covalency in the interaction। ठीक है ना, तो this theory is based on the concept that negative charges of the incoming ligand, okay, they attract the positively charged metal ion. Now there is also some repulsive interaction between the d electron present on the metal ion and the ligands. So we have to discuss certain assumptions while dealing with crystal field theory.
तो देखिए जो इसको हम इस तरह से समझें कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, it is mainly based on the assumption that in complexes the bond between the metal and the ligands they are of ionic nature. ठीक है, and the symmetric field caused by the ligands resembles the electric field around ions in ionic crystal. Okay, so since interaction between the metal and the ligand is assumed to be electrostatic, two types of forces now they can operate between them. पहला फोर्स तो क्या है, which is responsible for metal ligand bonding arising from the attraction between the metal nucleus and the ligand electrons. पहला तो ये है ना, and the stability of the complex stems in large part from this kind of interaction, है ना, between the attraction between the metal nucleus and the ligand electron. और second force क्या था, it is the repulsion force between the electrons of metals and electrons of ligand. And जैसे जो है ligands जो हैं they are आपको पता है कि they are the regions of negative charge, hence they are assumed to be point charge. So this repulsion depend upon their position. अब position की बात आती है, क्या हो गया, geometry of the complex and the shape of metal orbitals. So this is much smaller secondary interaction as compared to the first type of metal ligand bonding effect. The inter-electron interaction is a little more than about 10% of the overall metal ligand interaction, but it has major consequences for the property of the complex, and it is the principal focus of this topic. तो अब हम जो है दो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल एंड द सेकेंड इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. सी, लुक एट द assumptions ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. लिगेंड जो हैं दे आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, ठीक है, and the second is that the interaction between the metal ion and ligand they are treated as purely electrostatic. No covalent interactions are considered. And the third is when a hypothetical spherical field of ligand approaches the metal ion, ठीक है, metal ion के पास में ligands पहुंचेंगे in particular direction, तो d orbital still remain degenerate, लेकिन उनका energy level is raised a bit. Why? Due to repulsion between the orbital of metals and ligands. ठीक है, this energy level is called barycenter. And you should notice that note it down that in the transition metal complexes the geometry about the metal ions they are octahedral, tetrahedral or square planar, etc. So the field provided by the ligands is not at all spherical symmetrical. Therefore d orbitals are unequally affected by the ligands, and degeneracy of d orbital in the metal is lifted and they get split into different energy level, जैसे कि T2G and EG, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. So here you can see the shape of d orbitals on the screen. तो हम shape से क्या मतलब है? By shape of an orbital we mean to know the orientation of the lobes from which it is made up of, है ना? और orientation is described with respect to the Cartesian coordinates which are fixed and they do not change with the change in the position of the ligands. तो यहाँ पे स्लाइड पे आप फिगर 1 में देखिए कि जो 5 डी ऑर्बिटल हैं उसमें 4 ऑफ द डी ऑर्बिटल जो कि कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी एक्स जेड, दे हैव अ क्लोवर लीफ शेप, एंड वन डी जेड स्क्वायर जो है इट हैज़ अ डम्बल शेप with a sort of sausage strapped out, around the center. ठीक है ना, तो डी जेड स्क्वायर पे आप देख लीजिए सेंटर पे आपको एक डिस्क सी दिख रही है. तो these orbitals we can now say that they are of two types. एक तो
3 of the जो clover leaf shaped orbital हैं dxy, dyz and dz, they are oriented in the xy, yz and xz plane as shown here on the screen. Okay, with their lobes situated between the two axes. And the fourth clover leaf orbital dx square y square is oriented in the xy plane and it has its slope along the x and y axis. और अब हम बात करते हैं पांचवें d orbital की, that is double shaped orbital dz square. It can be viewed as made up of two lobes along the z axis with a ring of electron density in xy plane. So this is all about the shape of these d orbitals, which the degeneracy of which gets lifted in the presence of ligands. Okay, so with this we complete this today's lecture. In the next lecture we will go through the geometry of the complexes. See you there. Goodbye.